गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। यह चैप्टर फिजिक्स में बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कारआमद है। आप केवल इस चैप्टर पढ़कर एग्जाम में पास कर सकते हैं और पास ही क्या, बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो आप सोच रहे सर कैसे, तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखें कि इस साल 2023 में केवल इस चैप्टर से 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 17 ऑब्जेक्टिव, 7 लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन और 1 दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, जो 36 नंबर का होता है। और इससे पिछला साल का भी क्वेश्चन आप देखें जाकर तो लगभग 30 प्लस नंबर का आधुनिक भौतिकी से पूछा जा रहा है। यानी अगर आप इस चैप्टर को पढ़कर 33 नंबर भी ले आते हैं और 30 प्रैक्टिकल में 27 नंबर अगर मिल जाता है तो 33 और 27 आप 60 नंबर केवल आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स से ला सकते हैं, जो 60% है। यदि आप बाकी और भी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से, थोड़ा अच्छे ढंग से कुछ क्लियर कर लेते हैं तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह खासकर यह चैप्टर उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है जो अब तक तैयारी नहीं किया है या तैयारी किया है तो अच्छे ढंग से नहीं किया है, उसे डर लग रहा है कि सर फिजिक्स में क्या होगा। तो आपको यह चैप्टर फिजिक्स जो है डर को दूर भगाएगा और आपको बेहतर से बेहतर नंबर दिलाएगा। तो मैं इमरान सर जो फिजिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इंटर एग्जाम में सफल हो जाएं। तो आप बिना मिस किए एक वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप अच्छे नंबर एग्जाम में लाएं। तो आगे बढ़ने से पहले आधुनिक भौतिकी में हम सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक में पढ़ना है। इसमें 5 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा जो है परमाणु की संरचना, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा नाभिकीय भौतिकी, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। और चौथा टॉपिक जो होगा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। और 5वां जो टॉपिक है संचार कम्युनिकेशन। अगर देखा जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पहला है। और होता ही है कि हर चैप्टर का पहला जो टॉपिक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पर आधारित बाकी सारे टॉपिक का कंसेप्ट रहता है। तो अगर आप बेहतर ढंग से प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लेते हैं तो बाकी सारे टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगा। लेकिन एग्जाम के इंटरव्यू से देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है, तो ये है अर्धचालक, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो ये है आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो आइए समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसमें क्या, एक धातु की प्लेट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई प्लेट है मेटल, और कोई प्रकाश दिया जाए, चाहे सूर्य के द्वारा प्रकाश निकलता हो या टॉर्च के द्वारा या इमरजेंसी लाइट या और किसी अन्य माध्यम से प्रकाश निकल रहा है। और वह प्रकाश जब धातु की प्लेट पर गिरता है तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकलता है उसका नाम रखा गया है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकला है और उससे धारा प्रवाहित हुआ है, इसलिए इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आप देखें, एक प्रकाश है, जो प्रकाश गिरा इस प्लेट पर, यह धातु की प्लेट है। धातु की प्लेट पर जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, धातु में इसलिए बोल रहे हैं कि धातु में हम बताएंगे, आप करंट में पढ़े हैं कि सर और भी आप मेटल और भी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं पदार्थ का, सिर्फ मेटल की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कि धातु में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बहुत सा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से क्या करता है, बाहर निकलता है।
इसलिए हम अचालक की बात नहीं कर रहे हैं, चालक मतलब धातु की बात कर रहे हैं। देखिए तो प्रकाश जब धातु की प्लेट पर गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकलता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आप सोच रहे हैं सर कैसे यह घटना कैसे घटित हो रहा है? ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि जो बच्चे अगर ये नहीं सोच रहा है कि ये सर घटना कैसे घटित हो रहा है, यानी वो आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस का मतलब ही हुआ कि हर कंसेप्ट को समझें कि क्यों ऐसा घटना घट रहा है। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश प्लेट पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले प्रकाश को समझेंगे। तो आप प्रकाश 10वां में भी पढ़े अच्छे ढंग से कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? कहा पड़ता है? प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, यानी प्रकाश में ऊर्जा होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है। तो ऊर्जा किस रूप में होती है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रक में चीनी भरा हुआ है, चीनी से लदा हुआ है। तो अब क्या कहिएगा कि सर चीनी जो है कैसे होगा? पूरा ट्रक में चीनी भरा होगा? तो नहीं सर, चीनी जो होगा वो क्या होगा? बोरिये में होगा। एक एक बोरिये का पैकेट में चीनी भरा होगा और ऐसा ऐसा पॉकेट बहुत सा होगा ट्रक में। और एक बोरिये का चीनी जितना द्रव्यमान होगा, एक बोरिये में जितना चीनी होगा, अगर मान लेते 50 केजी का है तो बाकी सभी बोरिये का द्रव्यमान भी 50 केजी होगा, एक समान। तो समझ में आ गया होगा चीनी कैसे है? पैकेट में रहता है, बोरिये में रहता है। ठीक उसी तरह प्रकाश में जो ऊर्जा होता है वो छोटे छोटे पैकेट में होता है, अर्थात बंडल के रूप में होता है, जिसका नाम रखते हैं फोटोन। यानी फोटोन क्या हुआ? पर ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है, बंडल है। अब इस फोटोन की वहां पे चीनी का द्रव्यमान बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे बंडल जो है वो चीनी का नहीं है, ऊर्जा का है। तो इस ऊर्जा का मान निकालना है, लेकिन ऊर्जा का मान जो दिया है वो प्लांक, वैज्ञानिक प्लांक ने दिया है। वो क्या है? तो देखिए प्रकाश यहाँ पे लिया गया है। इस प्रकाश में देखिए तो छोटा छोटा आपको कण जो दिख रहा है यही है फोटोन, यानी ऊर्जा का पैकेट। आपको समझ में आ रहा होगा? इसके अंदर बहुत सा फोटोन है। अब एक फोटोन की ऊर्जा जो होता है वो h इंटू न्यू होता है। किसने दिया? वैज्ञानिक प्लांक ने दिया है। अब समझते हैं कि सर h क्या है? तो h वैज्ञानिक के नाम से रखा गया, प्लांक न्यतांक, जिसका मान याद रखना पड़ता है। जिसे न्यतांक है तो फिक्स मान होता है, जैसे आप बहुत सा न्यतांक याद किए होंगे, ठीक उसी तरह h का मान होता है 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये तो बउआ h क्या है? न्यतांक आ गया। लेकिन न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति या कहो या फोटोन की आवृत्ति है। आप सिर्फ समझने की फोकस कीजिए। आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ दे देंगे, सिर्फ आप वीडियो में ध्यान पूर्वक आप समझिए और ऐसा समझिए कि दूसरे को भी समझा दें। तो इस उतारने के चक्कर में मत रहिएगा। एच प्लांक न्यतांक, जिसका मान याद कर लेना है इतना। लेकिन न्यू क्या है? आवृत्ति। तो सर आवृत्ति क्या है? तो आइए आवृत्ति आप पहले से जानते हैं। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, मतलब 1 सेकंड में चक्कर लग गया, जहां से चला वहां पर वापस आ गया एक चक्कर। आप कोचिंग, घर से कोचिंग आए, कोचिंग से घर गए, एक चक्कर लग गया। तो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगेगा, अगर 2 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में तो उसकी आवृत्ति 2। 1 सेकंड में 4 चक्कर लगेगा तो उसकी आवृत्ति 4। तो आप देखे होंगे घर में कि जब कमरा में कोई प्रकाश आता होगा, प्रकाश, उस प्रकाश में बहुत से देखिएगा कण दिखाई देगा जिसका नाम है धूल कण। उसको गौर से देखिएगा, वह धूल कण स्थिर नहीं होगा, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, घूमते रहता है। बहुत ही छोटा होता है, वो क्या होता है? घूमते रहता है। इसके कारण घूमता है। अगर वह कण 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति 1, 1 सेकंड में 2 चक्कर तो उसकी आवृत्ति 2। ठीक उसी तरह प्रकाश में जो फोटोन होता है बउआ, वो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि क्या करता है? वो क्या करता है? घूमते रहता है, घूमते रहता है। अगर फोटोन 1 सेकंड में
एक चक्कर लगाता है तो फोटोन की आवृत्ति 1, अगर 1 सेकंड में फोटोन 100 चक्कर लगाता है तो फोटोन की आवृत्ति 100, अगर 1 सेकंड में 500 चक्कर लगाता है तो फोटोन की आवृत्ति 500 होगा, 500 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि पता ये चला कि सर एनर्जी तो है वो फोटोन के कारण, क्योंकि अगर न्यू का मान जितना ज्यादा होगा, अर्थात इसको न्यू पढ़ते हैं बउआ, इसको बोलते हैं आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति जितना ज्यादा होगा, फोटोन की आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उस फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी कण को, कोई भी पत्थर को थोड़ा तेज गति से फेंका जाए तो लगता है कि भारी है ना, बहुत ही भारी है, तो उसका एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है, नहीं गति के कारण उसमें एनर्जी आ जाता है। पता ये चला कि फोटोन जो है वो घूम रहा है, उस घूमने के कारण उसके अंदर एनर्जी है। अगर घूमना फोटोन बंद कर दे उसकी आवृत्ति कितना होगा बउआ? घूमबे ही नहीं करेगा तो उसकी आवृत्ति 0। तो अगर फोटोन की आवृत्ति 0 होगा, अगर फोटोन की आवृत्ति 0 होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी फोटोन में जो एनर्जी है उसके घूमने के कारण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बउआ, देखो लिख दिए न्यू। फोटोन की आवृत्ति इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है। फोटोन की आवृत्ति ये कहो या प्रकाश की आवृत्ति कहो, फोटोन की ऊर्जा जो है निर्भर किस पर किया हुआ? फोटोन की आवृत्ति पर। अभी जस्ट लिखा है कहाँ से? E समानुपाती न्यू। एस तो बउआ नियतांक है। कुछ एग्जाम्पल से आपको और अच्छे ढंग से समझाते हैं कि देखिए तो अगर 1 सेकंड में इसकी कितना आवृत्ति वाला हुआ? न्यू आवृत्ति वाले क्या क्या प्रकाश गिरा है, ये लाल लाल जो अब गोल गोल दिख रहा है ये क्या है? फोटोन है। क्या है? फोटोन है। दिखता नहीं है लेकिन आपको हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये फोटोन जो है, अगर इस फोटोन की एनर्जी मान लेते हैं कितना? 2 जूल है। कितना जूल है? 2 जूल है। तो अगर 1 सेकंड में 4 फोटोन गिरा है तो आवृत्ति कितना हुआ बुआ? दोगुना। तो आवृत्ति दोगुना हुआ है तो अब भी 1 सेकंड में इस प्लेट पर कितना फोटोन गिरेगा? 4 फोटोन गिरेगा। तो सर आवृत्ति तो दोगुना हो गया, लेकिन आवृत्ति दोगुना होने से बुआ उसकी ऊर्जा बढ़ा है, फोटोन की संख्या नहीं बढ़ा है। देखिए आवृत्ति कितना हो गया? 2। तो इसकी एनर्जी बताइए, तो इस फोटोन की एनर्जी कितना होगा? अगर इसका 2 जूल होगा, इसका 2 जूल से क्या होगा? ज्यादा होगा। 2 जूल से ज्यादा होगा। हम कितना कह सकते हैं? 2 जूल से ज्यादा 5 जूल भी कह सकते हैं, 3 जूल भी कह सकते हैं। तो ले लीजिए अंदाज से हम मान रहे हैं कि 2 जूल से ज्यादा लेना, तो कितना ले रहे हैं? 4 जूल। दोगुना किया 4 जूल। देखिए तो अभी भी 1 सेकंड में, तीसरा देखिए प्लेट पर 1 सेकंड में अभी भी इस पर कितना फोटोन गिरा हुआ? 4 फोटोन गिरा। क्योंकि सर आवृत्ति का तिगुना। अरे भैया आवृत्ति तिगुना किया है तो उसकी ऊर्जा बढ़ा है, ना कि फोटोन की संख्या। इस बात को दिमाग में हटाइए। तो लेकिन इसकी एनर्जी कितना होगा? तो सर आवृत्ति न्यू था तो फोटोन की ऊर्जा मान लेते हैं 2 जूल। आवृत्ति दोगुना की है तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ गया, मान लेते हैं कितना जूल? 4 जूल। अब आवृत्ति बउआ 3 गुना की है, देखो ना 3 न्यू। तो अब इसकी एनर्जी बउआ 6 जूल मान लेते हैं या 8 जूल मान लेते हैं। ये अंदाज से माना गया है मान, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि फोटोन की एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन देखें तो इस पर एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि और अच्छे ढंग से आपको प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे ये अच्छे ढंग से जान जाएं। तो देखिए तो यदि प्रकाश की आवृत्ति, ये सब व्याख्या कर रहे हैं, आप उसी पहुंचेंगे वही कारण पे, लेकिन आपको समझा रहे हैं डिटेल में, हर स्टेप को ऑपरेशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझा जाए। तो प्रकाश की आवृत्ति कितना है? 10 के पावर 5 हर्ट्ज हो तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? तो इसको वीडियो को रोककर आप बना लीजिए। तो उम्मीद है कि आप इसको बना लिए होंगे। क्या दिया है बउआ? आवृत्ति न्यू बोलते हैं, न्यू कितना? 10 के पावर 5 हर्ट्ज। बहुत अच्छा। हर्ट्ज मतलब होता है पर सेकंड। इसी तरह लिख सकते हैं, डरिएगा मत, आपका यह लेक्चर डर भगाने के लिए है, ना कि डराने के लिए है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता हुआ? 10 के पावर 5, यानी देखा जाए काएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख चक्कर। क्या कि कण बहुत रफ्तार से घूमता है। लेकिन पूछा क्या? एनर्जी। किसका एनर्जी होगा? फोटोन की। तो आप बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी आप मिला लें। ई बराबर क्या लिखेंगे? एच न्यू।
बउआ एच का मान याद करना है 6.63 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल, और न्यू का मान 10 के पावर 5। तो गुना करेंगे बउआ 6.63 गुना 10 के पावर माइनस 34 प्लस 5, तो क्या होगा माइनस 29 जूल। ये है आपका आंसर। तो ये आपको अच्छे ढंग से बन गया होगा। अगर नहीं बना तो वीडियो को रोक कर उतार लें, नहीं तो उतारना नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रकाश की आवृत्ति, देखो तो यदि प्रकाश की आवृत्ति कितना है 10 के पावर 20 हर्ट्ज, तो फोटोन की ऊर्जा बताएं। सेम टू सेम फिर से आप वीडियो को रोककर जल्दी सा बनाएं। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, और कोई डाउट है तो इधर मिला लें। आवृत्ति दिया हुआ न्यू का मान 10 के पावर 20 हर्ट्ज, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन पूछा क्या, फोटोन की एनर्जी E बराबर वाट, E से एनर्जी होता है। बताइए तो फोटोन की एनर्जी कितना जानते हैं कि सर E बराबर फोटोन की ऊर्जा H न्यू। H क्या है, प्लांक नियतांक का वैल्यू 6.63 गुना 10 के पावर माइनस कितना लिखे भाई 34 याद रखिएगा। न्यू का मान 10 के पावर 20, 6.63 तो रहेगा। देखिए तो गुना में पावर जुड़ेगा, माइनस 34 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा माइनस 14 जूल। ये है आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको फोटोन की एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से आप वीडियो को रोककर बनाएं। तो आप उम्मीद है कि बना लिए होंगे। क्या दिया है पढ़ के देखिए, 10 के पावर 8 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, यानी आवृत्ति दिया प्रकाश किसी प्लेट पर 6.63 गुना 10 के पावर 4 जूल ऊर्जा क्या करता, स्थानांतरित मतलब गिराता है। यानी प्रकाश जो है किसी प्लेट पर एनर्जी गिरा रहा है, ऊर्जा दे रहा है। कितना ऊर्जा गिरा रहा है, इतना ऊर्जा। तथा फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। तो क्या ऊर्जा जो गिर रहा है क्या वो एक फोटोन की एनर्जी है, नहीं, उसमें बहुत सारे फोटोन गिरा होगा तो बहुत सा फोटोन की एनर्जी होगा। तो लेकिन कहता क्या फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें, तो फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए हमें एच न्यू रखना पड़ेगा, या इसमें यह पूछ सकते थे फोटोनों की संख्या। तो फोटोनिक ऊर्जा तो निकल जाएगा, लेकिन साथ साथ एक और ऐड कर लीजिए, क्या निकालना होता, फोटोनों की, यानी कितना फोटोन गिरा, फोटोनों की संख्या ज्ञात करें। ये मेंशन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो फिर से आपको निकालना है तो फिर से वीडियो को रोककर निकालें और फिर जाकर सलूशन देखें, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आपको ये पता तो चलेगा ना कि क्या हमने गलती कर रहे हैं कि हमसे बन नहीं रहा है। इसलिए सलूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और फिर बनाइए, फिर इस वीडियो को आप सलूशन देखें। तो अगर कहेगा सिर्फ फोटोन की एनर्जी, तो भैया दिया क्या है, देखो लिखे दिया है न्यू का मान कितना दिया हुआ 10 के पावर 8 हर्ट्ज, बहुत अच्छा। और क्या दिया, एनर्जी कितना दिया है, ये जो एनर्जी है कुल एनर्जी है बउआ, कुल फोटोन की एनर्जी नहीं, गिरा है प्लेट पर कितना एनर्जी। तो यहाँ पे लिखते हैं, डर लग रहा है तो ई से, ये टोटल है, नेट लिख सकते हैं, कुल एनर्जी की बात हो रहा है। कितना गिरा है 6.63 गुना 10 के पावर 4 जूल। सर आप नेट का लिखे, इसलिए कि अभी तक हम सब फोटोन की ऊर्जा का संकेत किस ले रहे थे, कैपिटल ई से। तो पूछा क्या, कैपिटल ई के समान, मतलब कैपिटल ई सिर्फ बता रहा है फोटोन की सिर्फ ऊर्जा, नहीं एक फोटोन की ऊर्जा। कितना फोटोन की एनर्जी हमको पता नहीं, निकालना है। और साथ ही साथ फोटोनों की संख्या पूछा, n बराबर वाट। तो देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। आप निकालेगा E बराबर H इंटू न्यू। H के मान हुआ 6.63, यानी कितना फोटोन का आ रहा है, एक फोटोन की एनर्जी।
गुना 10 के पावर -34 और न्यू का मान 10 के पावर 8, तो 6.63 गुना 10 के पावर 8, 14 26 -26 जूल। आप ये सोचिए कि सर एक फोटोन की एनर्जी इतना है, ये जो आया है एनर्जी बउआ एक फोटोन की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी तो इतना है, तो कितना फोटोन का होगा? तो कुल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा फोटोनों की संख्या। फिर क्या करें, कुल ऊर्जा कितना स्थानांतरित हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा फोटोनों की संख्या। तो फोटोनों की संख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए तो n बराबर कुल ऊर्जा, कितना ऊर्जा, कुल ऊर्जा बटा एक फोटोन की एनर्जी। तो कुल ऊर्जा कितना है देखें तो ध्यान से, 6.63 गुना 10 के पावर 4 जूल, ये 4 जूल दिया हुआ है। और एक फोटोन की एनर्जी कितना है, थोड़ा देखें तो 6.63 गुना 10 के पावर -26, कट गया -26, ऊपर जाएगा तो +26 और +26 और 10 के पावर 4 आ जाएगा 10 के पावर 30 फोटोनों की संख्या। यानी पता चला कि इतना फोटोन गिरा है तब जाकर इसकी एनर्जी बहुआ इतना हुआ है। आप जाकर चेक करना है तो कर सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी इतना है तो कितना फोटोन होगा, तो इससे क्या कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जैसे ही 10 के पावर 30 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 6.63 गुना 10 के पावर 4 जो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को भी समझ चुके होंगे कि फोटोनों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल फोटोन की ऊर्जा, कुल प्रकाश की ऊर्जा कितना गिरा है, स्थानांतरित हुआ है, और एक फोटोन की एनर्जी। ये था आपका प्रकाश की आवृत्ति। लेकिन अगला कंसेप्ट पढ़ना है प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता क्या है ये समझिए। तीव्रता बना तीव्र से, आपको ठेठ भाषा आम भाषा में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को एक मुक्का मारता है 1 सेकंड में, लेकिन अगला कोई दूसरा वही व्यक्ति अगर 1 सेकंड में 4 मुक्का मारता है, 1 सेकंड में कितना मुक्का, 4 मुक्का, तो सर इसकी तीव्रता बढ़ गया, तीव्र हो गया। मुक्का वही है लेकिन क्या हो गया ना, 1 सेकंड में मुक्का पड़ने वाला संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक उसी तरह क्या है तीव्रता, यानी किसी इकाई क्षेत्रफल पर, किसी प्लेट के इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में यानी 1 सेकंड में ऊर्जा स्थानांतरित को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, स्थानांतरित ऊर्जा नहीं, कितना ऊर्जा गिरा, यानी फोटोन क्या ऊर्जा है, क्षेत्रफल लेना है, क्षेत्रफल से भाग दिए क्योंकि हमें चाहिए कितना क्षेत्रफल पर, इकाई मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। और कितना समय में चाहिए हमको, 1 सेकंड में कितना, इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में कितना ऊर्जा गिरेगा, उसी का नाम प्रकाश की तीव्रता है। आइए एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं। जैसे देखिए प्रकाश की तीव्रता संकेत किससे लेते हैं, आई से। अगर आई फोटोन गिरा है, देखो तो आई तीव्रता वाले प्रकाश को एक इस प्लेट 1 पर 1 सेकंड में कितना फोटोन गिरा, 1 2 3 4। तो बताइए अगर तीव्रता दुगना कर देंगे तो क्या गिरने वाले फोटोनों की ऊर्जा बढ़ जाएगा, नहीं सर ऊर्जा नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ेगा। जैसे आप जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 मुक्का मारता है, फिर वही व्यक्ति अगर 1 सेकंड में 4 मुक्का मारा है तो प्रत्येक मुक्का उतना ही पावर का है। लेकिन हुआ क्या, 1 सेकंड में ज़्यादा मुक्का पड़ गया, यानी कि मुक्कों की संख्या बढ़ा, ना कि एक मुक्का का ताकत, क्योंकि व्यक्ति वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीव्रता दोगुना हुआ है तो क्या होगा, अब इसमें फोटोन जो होगा, जो 4 को गिर रहा था 1 सेकंड में, अब गिरेगा बुआ 4 को नहीं, बल्कि कितना गिरेगा, 8 फोटोन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जितना फोटोन गिरेगा हुआ उतना इलेक्ट्रॉन खाएगा। यहाँ पे क्या इंडिकेट किए हैं कि आपको आगे पढ़ाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि नियम में कि जितना फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन खाएगा। जैसे चॉकलेट फेंक दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, लूटना स्टार्ट करेंगे और एक बच्चे जो है एक से अधिक चॉकलेट ले लेंगे, किसी को मिलेगा भी नहीं, मुंह ताकते रह जाएगा।
लेकिन यहाँ पे ईमानदारी से काम होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन उठाएगा, 2 फोटोन नहीं खा सकता। तो अगर 1 सेकंड में 4 फोटोन गिरा है तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की संभावना कितना होगा बउआ? 4 निकल सकता है। वो तो हम बताएंगे कैसे निकलता है, आगे बात करेंगे। लेकिन सभी फोटोन की एनर्जी कितना होगा? 2 जूल 2 जूल। अब तीव्रता दोगुना किए हैं तो अब फोटोनों की संख्या क्या गिरा है? 1 सेकंड में 4 नहीं 8। लेकिन सवाल क्या है कि प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना होगा? बताइए एक फोटोन की एनर्जी। ना सर, प्रत्येक मुक्का उतनी ही ताकत का है, मतलब अब प्रत्येक फोटोन की एनर्जी भी कितना होगा? अगर पहले 2 जूल है तो अब भी कितना जूल होगा? 2 जूल होगा। तो क्या हुआ? दिख रहा होगा फोटोन की संख्या बढ़ा। तीव्रता दोगुना नहीं किया, 3 गुना किए हैं, तो अब क्या होगा बताइए? तो कहेंगे सर तीव्रता 3 गुना किए हैं तो अब गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ गया है। तो कितना गिर सकता है बउआ? 3 गुना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिर सकता है, क्योंकि एक तीव्रता आई पर 4 फोटोन गिरा है। तीव्रता दोगुना किए हैं तो 8 फोटोन गिरा है। तीव्रता 3 गुना करेंगे तो कितना? 12 फोटोन गिरा है। कितना फोटोन? 12। लेकिन सवाल क्या है कि बताइए प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना होगा? क्यों सर प्रत्येक फोटोन की एनर्जी बताओ। तो नहीं सर, फोटोन ज्यादा गिर गया है मंजूर है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 2 जूल। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितना है? 2 जूल। तो यहाँ पे जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा इकाई समय में उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगा। जैसे 4 फोटोन निकला बउआ, गिरा है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। यहाँ पे 8 फोटोन गिरा है तो 8 फोटोन इलेक्ट्रॉन खा के 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे 12 फोटोन गिरा है तो इलेक्ट्रॉन 12 फोटोन खाकर 12 इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है, उससे कम भी जाएगा लेकिन बढ़ जाएगा। पता चला फोटोनों की संख्या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलने का ज्यादा होगा। अभी भी असल कारण तक नहीं पहुंचा, अभी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है प्लेट से। तो ये था आपकी तीव्रता। और थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनाते हैं कि एक प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ पे अब एक बात थोड़ा सा बोलना भूल गए या आप ध्यान नहीं दिए कि कहने का मतलब ये है कि अगर कहता है कि सर प्रकाश की आवृत्ति बदल गया, इसका मतलब क्या? प्रकाश की आवृत्ति का बदलने का मतलब होता है कि सर स्रोत बदल गया। स्रोत मतलब किसी इमरजेंसी लाइट से प्रकाश निकल रहा उसकी आवृत्ति, और किसी मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रहा उसकी आवृत्ति क्या समान होगा? नहीं, अलग होगा। सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा उसकी आवृत्ति, सबका क्या आवृत्ति क्या होगा? प्रकाश का स्रोत बदल जाएगा, आवृत्ति बदल जाएगा। प्रकाश का स्रोत बदलेगा, आवृत्ति बदल जाएगा। लेकिन स्रोत मान लेते वही है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक कागज का टुकड़ा लिए हैं, एक टुकड़े पर कितना देखो तो फोटोन गिरा है, 5 फोटोन जितना गिरा है। लेकिन जैसे ही लगाते लेंस, आप देखते होंगे कागज के टुकड़े को लेंस के द्वारा अगर लगाए, लेंस के जरिए से प्रकाश भेजा जाता है तो वह कागज जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, तीव्रता बढ़ गया। एक मुक्का मारा है, अगर 1 सेकंड में 4 मुक्का मारता है और 4 मुक्का जहां तक मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही जगह 1 सेकंड में 4 मुक्का मारता है तो उसका नक्शा बदल जाएगा, तो उसकी तीव्रता एनर्जी ज्यादा वहां गिर गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे जैसे कागज का टुकड़ा लेंस लगाए, क्या है ये आपका लेंस, ये लेंस है बउआ। बताएंगे कौन लेंस है, वो पढ़ाएंगे प्रकाश में। जैसी तो क्या किया, सभी प्रकाश को एक जगह कर दिया, इसकी तीव्रता क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे कागज क्या होता है, जल जाता है। यानी पता चला तीव्रता इसका क्या हो गया, बढ़ गया, सबको एक जगह कर दिया। हाँ, क्या आवृत्ति बदल गया? नहीं नहीं नहीं, आवृत्ति तब बदलता है बउआ जब प्रकाश स्रोत बदल जाता। तो आवृत्ति, अब यहाँ पे लिखा क्या है, प्रकाश की आवृत्ति जो होता है, तीव्रता जो होता है स्थानांतरित फोटोनों की संख्या, मतलब गिरने वाले फोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रकाश की तीव्रता फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो है शब्द सही नहीं है, इसलिए नहीं है कि देखिए बताते हैं। अब सही है कि सर तीव्रता निर्भर किया गिरने वाले फोटोनों की संख्या पर, ये चलेगा, जितना ज्यादा फोटोन गिरा है उसकी तीव्रता ज्यादा होगा प्रकाश की, ये सही है। लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर किस पर किया, प्रकाश की तीव्रता पर। तो यहाँ पे लिखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होगा प्रकाश की तीव्रता पर। अब फिर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है,
अब यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा धारा का प्रवाह होगा, इसलिए प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 की पावर 2 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश, इतना आवृत्ति वाले प्रकाश 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले प्लेट पर कितना सेकंड 2 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा स्थानांतरित मतलब गिराता है, तो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें। क्या दिया है ध्यान दीजिए, दिया है तो दिया है, इससे पहले आप इसको वीडियो को रोककर बनाएं, तो उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। देखिए क्या दिया है, न्यू का मान 10 के पावर 2 हर्ट्ज, और क्या दिया 2 सेकंड, कितना समय में गिरा है, नहीं 2 सेकंड से पहले भी कुछ दिया है। प्लेट का क्षेत्रफल दिया है संकेत में ए, कितना 4 मीटर का स्क्वायर, बहुत अच्छा। और समय कितना दिया है 2 सेकंड की बात किया, 2 सेकंड गिरा है, कितना ऊर्जा एनर्जी लिख रहे हैं 100 जूल। तो क्या पूछा है, तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता आई बराबर भाग, तो यहां से आई का मान निकाल लेंगे। तो आई का मान अब जस्ट लिखाए थे, आप देख लीजिए, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुना समय। तो क्या लिखेंगे बोलो भैया, आई बराबर ऊर्जा ई बटा एरिया गुना समय। संकेत में लिखें ऊर्जा कितना है 100 जूल, बहुत अच्छा। कितना है क्षेत्रफल पर, हमें चाहिए कितना क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल, इसलिए 4 से भाग दे रहे हैं बउआ 4। अब कितना समय चाहिए, इकाई समय में चाहिए, तो इसलिए 2 से भाग देंगे, तो कितना जाएगा 25 से कटेगा, 25 बटा 2 यानी 12.5। मात्रक जो होगा जूल पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर, सेकेंड हो गया मीटर सेकेंड समय का मात्रक, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। इसी का एक और मात्रक लिखता है, घबराइएगा मत, इसको लिख सकते हैं आई बराबर 12.5 जूल पर सेकंड को शक्ति कहते हैं, सॉरी पावर, वाट क्या कहेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी शक्ति कह सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से ये शक्ति है वो, ऊर्जा बटा समय। सर शक्ति तो कार्य बटा समय होता है, कार्य मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा बटा समय को शक्ति बटा क्षेत्रफल कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ पे अगर आई का मान ए भी लिखते तो पी बटा टी, सॉरी हाँ पी बटा टी नहीं, पी बटा ए, शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो आपको प्रकाश बताएं, प्रकाश से संबंधित आवृत्ति की बात की है और तीव्रता की बात की है। अब चलते हैं धातु की बात करते हैं। धातु तो आप सब जानते हैं कोई भी पदार्थ हो वो बनता किससे, क्योंकि सर बहुत सा अणुओं से मिलकर बनता है, और बहुत सा अणुओं जो बना है बहुत सा परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु में कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे, कक्षा में। परमाणु क्या होता है, कक्षा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और उसके बीच में एक क्या होता है, नाभिक होता है, सेंटर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे आप देखें ये है, फिर सुनिए गौर से, धातु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तब धातु में इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में रहता है, परमाणुओं के कहाँ पे, कक्षा में रहता है। तो देखिए तो इसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मान लेते हैं पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये मान लेते हैं तीसरा कक्षा इलेक्ट्रॉन। और भी कक्षा हो सकता है, तो हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। लेकिन सभी कक्षा का अपना अपना ऊर्जा होगा। अब इसे समझाएंगे, इसे सिद्ध भी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितना कितना ऊर्जा होगा और कैसे निकलता है। लेकिन आइए आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एनर्जी क्या है। सभी कक्षा का अपना अपना क्या हो, एनर्जी। देखिए तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम मान लेते हैं ए, और एक व्यक्ति जो है वो कौन है, बी। थोड़ा सा व्यक्ति खराब बना हुआ है, घबराइए मत, सिर्फ संकेत समझिए। एक व्यक्ति बी है, अब व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी को कर्ज दिया है, तो मान लेते हैं कर्ज जो दिया है 100 रुपया,
तो 100 इस यानी व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी को कितना कर्जा दिया है 100 रुपया। तो 100 रुपये का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कर्जा में तो यहाँ पे लिखेंगे -100 रुपया, यानी इसका पैसा नहीं, तो लिया है किससे, ए से। इसका मतलब बी जो है बंधा हुआ है, बंदिश में है, बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, ए के द्वारा। बी भाग नहीं सकता क्योंकि कर्जा में है। अब उसी बंधा हुआ को बोलते हैं फिजिक्स में आकर्षित, यानी आकर्षित है, यानी बी जो है ए के द्वारा क्या है, आकर्षित है, खिंचाव है। लेकिन कहेंगे वो बताइए कि व्यक्ति बी चाहता है छुटकारा पाए, तो छुटकारा कब होगा इस बंदिश से, इस आकर्षण से छुटकारा कब होगा। तो आप करेंगे सर छुटकारा तब होगा 100 रुपया कर्जा में, 100 रुपया ला कर दे दीजिए। जैसे 100 रुपया ला कर देंगे इसकी एनर्जी कितना हो जाएगा 0, और ये छुटकारा पाकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी इसके बंदिश से आज़ाद हो जाएगा। और जैसे ही व्यक्ति बी बाहर निकलेगा इस पर कोई आकर्षण बल यानी कोई बंदिश नहीं होगा। लेकिन सर 100 रुपया था कर्जा में, अगर 100 रुपये से कम देंगे तो क्या होगा, तो कम दीजिएगा तभी भी बंदिश में रहेगा, लेकिन उस बंदिश का प्रभाव घट जाएगा, आकर्षण कुछ घट जाएगा, लेकिन छुटकारा नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर 100 से ज़्यादा दे देते हैं तो बहुत अच्छा सर 200 रुपये देंगे, तो 200 रुपये में क्या होगा, 100 रुपये ये कर्जा चुकाएगा, बाकी 100 रुपये लेकर बाहर गति करेगा, काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा 100 रुपये आ गया। ठीक उसी तरह अगर मान ले तो कोई व्यक्ति वो यहाँ पे है, व्यक्ति मत देखिए कि व्यक्ति कैसा बन रहा है, आप समझने के फोकस कीजिए कि व्यक्ति क्या है सी। अब व्यक्ति सी भी क्या लिया है, ए से कर्जा, मतलब ए जो है सुदखोर है, इन सबको कर्जा लगाता है बुआ। तो ए सी कर्जा लिया, कितना लिया, मान लेते हैं इस कर्जा लिया है 200, यानी व्यक्ति सी के पास 200 रुपया है, लेकिन अपना ने कर्जा में, इसलिए क्या लिखते हैं संकेत में माइनस। तो माइनस लगा कर्जा में, इसका नहीं, आकाश बंधा हुआ है, तो ये सी जो है बंधा हुआ किससे, ए के द्वारा, यानी कि आकर्षित है, किसके द्वारा, सी के द्वारा, इसलिए यहाँ पे लगा है माइनस, बंधा हुआ, अपना नहीं, आकर्षित है। अब बताओ सी को छुटकारा पाने के लिए कितना रुपये चाहिए, हम सर 200 रुपया देंगे तो ये छुटकारा पाएगा, जैसे ही छुटकारा पाएगा ये मुक्त हो जाएगा, इस पर जैसे ही 200 रुपये देंगे ये इस पर। अब व्यक्ति सी के पास कितना एनर्जी होगा, तो जैसे ही छुटकारा पाएगा सर, अब इस व्यक्ति के पास कितना रुपया, 0 रुपया होगा, लेकिन कोई बंदिश नहीं होगा। लेकिन आपसे एक सिंपल सा सवाल करते हैं, बताइए व्यक्ति सी और व्यक्ति बी कौन ज़्यादा बंदिश है, कौन ज़्यादा बंधा हुआ है, कौन ज़्यादा बंधा हुआ है, बंधन में है, किस पर आकर्षण ज़्यादा है। तो कहें सर आकर्षण सबसे ज़्यादा तो सी पर है, क्योंकि ज़्यादा कर्जा में, कम कर्जा में, यानी इसका खिंचाव ज़्यादा है, इसका खिंचाव कम है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, खिंचाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी का ह्रास होगा, ज़्यादा रुपये कर्जा में होगा, और खिंचाव कम होगा बउआ, बंधन कम होगा, यानी कर्जा तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। अब देखिए हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन धनात्मक नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। ये प्रोटॉन जो आवेश है और इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। यानी प्रोटॉन क्या करता है बाबा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, खींचता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। बताइए खिंचाव यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, सर खिंचाव यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि निकट है, ये थोड़ा दूर है। क्या यहाँ खिंचाव ज़्यादा होगा कि यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा, क्योंकि सर खिंचाव यहाँ पर थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटॉन से नाभिक से दूर जाएंगे आकर्षण बल खिंचाव कमेगा। तो सबसे ज़्यादा बंधन में कौन है, पहला कक्षा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बंधन में, ज़्यादा बंदिश में है, और दूसरा वाला कक्षा इलेक्ट्रॉन बंदिश में है लेकिन थोड़ा कम है, और तीसरा वाला तो और कम है। तो बताइए एनर्जी ज़्यादा, रुपया ज़्यादा ह्रास किसका होगा, पहला कक्षा वाला का कि दूसरा कक्षा वाला का, तीसरा वाला का। तो सर ज़्यादा तो बंदिश है पहला वाला, इसका मतलब पहला वाला रुपया ज़्यादा कर्जा में होगा, दूसरा वाला में बंधन कम है, कम बंदिश है, कम खिंचाव है, तो थोड़ा रुपया होगा कर्ज लेकिन कम होगा। लेकिन तीसरा वाला में और बंदिश कम है, बंधन यानी कम आकर्षित है, तो और कम रुपया कर्ज में होगा। तो यहाँ पर रुपया नहीं ऊर्जा की बात करेंगे, क्या होगा, ऊर्जा। तो अगर मान लेते हैं इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं 2 जूल, या मान लेते हैं 2 जूल क्या 4 जूल। तो क्या 4 जूल इस इलेक्ट्रॉन को, नहीं सर ये तो खींच के है, कर्जा में ना सर, माइनस लग गया, पता चला इलेक्ट्रॉन कर्जा में। अभी जस्ट बताया बंदिश खिंचाव है, खिंचाव का जो एनर्जी आया है वो प्लस में नहीं आएगा, माइनस में।
4 जूल ऊर्जा ह्रास इस इलेक्ट्रॉन का कर्जा में। इसका देखा जाए एनर्जी कितना होगा, तो मिसाल ये 4 जूल कर्जा में होगा, लेकिन ये 4 जूल से कम कर्जा होगा, तो क्या -8 जूल होगा, 4 जूल से कम, तो नहीं सही, तो और ज़्यादा कर्जा हो गया। ये तो 4 जूल कर्जा है, कर्जा मतलब माइनस लगा हुआ ह्रास, तो यहाँ पे माइनस लग गया तो ह्रास, तो यहाँ पे और ज़्यादा कर्जा हो गया, तो ये सही नहीं है। कम, तो कम मतलब क्या 3 जूल, हाँ तो चलेगा सर। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो और कम बंदी से कम आकर्षण है, तो और कम कर्जा होगा, कम ऊर्जा ह्रास होगा, तो कितना होगा, मान लेते हैं -2 जूल। 2 जूल ऊर्जा है लेकिन किसमें माइनस है। तो देखें धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो कर्जा कम रहा है, मतलब ये ज़्यादा, इसका किसका एनर्जी ज़्यादा है सर, इसका। जो कम एनर्जी वाला होगा, कम कर्जा में होगा, उसका एनर्जी ज़्यादा, जो ज़्यादा कर्जा में होगा उसकी एनर्जी कम। तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर इसका एनर्जी, फिर इसका एनर्जी। तो आप बढ़िया से समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो तत्व के अंदर, धातु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कक्षाओं में रहता है, और कक्षाओं का अपना अपना ऊर्जा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को इसको निकालने के लिए क्या बिना ऊर्जा के बाहर निकलेगा, कि नहीं सर। तो यही कारण था बउआ कि प्रकाश को प्लेट पर गिराते थे तो क्या होता था, फोटोन गिरता था, वह फोटोन इलेक्ट्रॉन खाकर उसके अंदर एनर्जी आता था और प्लेट से बाहर निकलता था। तो अगर मान लेते हैं कोई फोटोन गिरा, और गिरा कितना एनर्जी वाला मान लेते हैं, इस फोटोन की एनर्जी मान लेते हैं 4 जूल। तो जैसे 4 जूल गिरेगा, यह 4 जूल पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन 4 जूल इसको छुटकारा के लिए कितना चाहिए, अब जस्ट समझा है 4 जूल। जैसे 4 जूल इसको मिलेगा, -4 जूल और +4 जूल जीरो हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तत्व से बाहर हो जाएगा, मेटल से बाहर हो जाएगा, अब इसकी एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 जूल। इसको बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए सर, 3 जूल कर्जा में ह्रास में, तो 3 जूल देंगे। 3 जूल जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जैसे ही बाहर निकलेगा ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन बाहर इसको बाहर निकालने के लिए 3 जूल चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 2 जूल। आपको समझ आ रहा होगा, -2 जूल कर्जा में 2 जूल देंगे, 2 जूल जैसे देंगे बाहर निकल जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 जूल। तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने की एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा कैसे मिलता है, प्रकाश के द्वारा मिलता है। लेकिन ये सही नहीं, प्रकाश के द्वारा मिलता है, लेकिन सिर्फ प्रकाश के द्वारा नहीं, एनर्जी देने का बहुत सा तरीका है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कर्जा देना या किसी को सपोर्ट करना, तो बहुत तरीका से सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे था आपका यही कारण कि जब प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का आता है एनर्जी कर्जा में रहता है, ह्रास रहता है, उस एनर्जी मिलता है फोटोन के द्वारा, जिसे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब देखें थोड़ा सा आगे की बात करते हैं हम। एक पढ़ना क्या इसमें है, तपायनिक उत्सर्जन। तो सर इलेक्ट्रॉन को फिर बाहर निकालना, लेकिन प्रकाश के द्वारा नहीं निकालना, तो सर कोई और तरीका होगा। तो क्या तरीका हो सकता है, अगर धातु को गर्म करते हैं तो धातु को गर्म करने के कारण इसमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है। कौन एनर्जी, तापीय ऊर्जा। वह इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्लेट से बाहर निकलता है। देख रहे होंगे कि हम मेटल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिसको एनर्जी मिलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, क्या करता है, बाहर हो जाता है। कौन एनर्जी मिला, तापीय ऊर्जा। तो तापायनिक उत्सर्जन क्या होगा, जब किसी धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को तापीय ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाता है, तो इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र उत्सर्जन। तो क्षेत्र उत्सर्जन में क्या है, यहाँ भी एनर्जी मिलेगा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के कारण, सब पता है कि विद्युतीय क्षेत्र में बल लगता है, और बल के कारण कार्य होगा, कार्य के कारण ऊर्जा संचित होगा। यानी किसी तरह भी इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा कैसे दे सकते हैं, प्रकाश के द्वारा भी दे सकते हैं, और ताप गर्म करके भी दे सकते हैं, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा दे सकते हैं। तो जैसे विद्युत क्षेत्र के द्वारा एनर्जी मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से क्या करता है, बाहर निकलता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। यानी जब किसी धातु की प्लेट को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र के कारण
ऊर्जा क्या मिलता है, विद्युतीय ऊर्जा मिलता है, वह ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है, तो इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो उम्मीद होगा कि यह आपका लेक्चर 1 था प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, जो बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर कर चुके हैं कंसेप्ट कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं, इससे संबंधित तीव्रता, आवृत्ति और साथ ही साथ कंसेप्ट कि धातु में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से होता है, ये सारे कुछ समझा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।